हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे और आज के लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले आरएनएस इक्वेशन कंप्लीट कर दिए थे, इसलिए यदि कोई बच्चे आरएनएस इक्वेशन नहीं देखे यार पहले जाकर देख ले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और आज का लेक्चर हमारा है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो जल्दी से यार हेडिंग डाल लो, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब देखो यार मैकेनिज्म एक्चुअली आपका देखो यार इसको एप्लीकेशन देखे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका ज्यादा एप्लीकेशन है, फिजिकल केमिस्ट्री में बस पढ़ाया जा रहा है ताकि आप इस चीज को वहां अप्लाई कर सको। तो सबसे पहले यार मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में हमें क्या जानना है। तो देखो यार मैकेनिज्म के बेसिस पे बात करें, रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। ऐसा नहीं कि यार आज तुम लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, ऑलरेडी यार एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में पहले भी बता चुके हैं। फिर भी यार एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूं एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, ऑलरेडी यार मैं स्टार्टिंग में ही बताया था। एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में और सिंगल स्टेप में होंगे उन्हें हम एलिमेंट्री रिएक्शन कह देंगे। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोले थे, वन स्टेप रिएक्शन। ओके, अब देखो यार यदि वन स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो इसका ग्राफ, इसको यदि मैं प्लॉट करना चाहूँ ग्राफ पे, तो इसका ग्राफ किस तरह से बनता है ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मान लो यार हमारे पास कोई ये ग्राफ है, ये जो एक्स एक्सिस दिख रहा है ये रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ है, या फिर इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है। यार देखो दो नाम है, रिएक्शन प्रोग्रेस और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और इधर क्या हमारा आता है, एनर्जी एक्सिस आता है। ओके, यदि वन स्टेप रिएक्शन है तो किसी भी रिएक्शन का आपको यार मैंने ग्राफ बताया था, याद है ना। रिएक्टेंट के पास कुछ है, स्टार्टिंग में एनर्जी होगा, ये ऊपर जाएगा और ये हो सकता है, ये जो यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिएक्शन वेदर इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो फिलहाल इन दिस केस व्हाट वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। क्या दिख रहा है ये रिएक्शन, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। मैं बोल सकता हूं सिंस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज हायर देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हेंस दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। बाय द वे हमें अभी इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मान लो यार हमारे पास ए था, यहाँ हमें प्रोडक्ट मिल गया बी, इस वाले को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, और इसे क्या कह देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। याद है ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल। अब यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ में जो पीक आया है, जो ट्रांजिशन स्टेट आया है वो एक ही ट्रांजिशन स्टेट आया है, मतलब ए से डायरेक्ट बी बन गया एक सिंगल स्टेप में। तो यदि ये रिएक्शन यदि ग्राफ देकर पूछ दिया जाए ये रिएक्शन किस नेचर का होगा, एलिमेंट्री होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, तो मैं बोलूंगा ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्यों, ये एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहा है इसलिए। देख रहे हो। अब देखो होता क्या है, दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप में हो रहे हो उन्हें हम क्या कह देंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कह देंगे। तो रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन, ऑलरेडी यार ये सब ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, या जो समझना प्लस ग्राफ नहीं बताया था वहां पे तो ग्राफ भी अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इसलिए यार ये चीज आप लोगों के लिए नया है। टेकिंग प्लेस इन मोर देन वन स्टेप। अब इसका ग्राफ यदि मेरे को ड्रॉ करना हो तो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो देखो यार ये एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है ना, तो ऐसे केस में देखो यार इसका यदि ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो किस तरह का दिखेगा। ये रिएक्शन प्रोग्रेस है, मान लो रिएक्शन प्रोग्रेस, और ये हमारा एनर्जी एक्सिस है। तो देखो यार ये होगा क्या, मान लो रिएक्टेंट के पास इतना इनिशियल एनर्जी था, ये एक्चुअली कुछ ग्राफ होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। मतलब मान लो यार हमारे पास स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ए था और फाइनली हमें प्रोडक्ट मिल रहा है बी। ए से बी हमें मिल रहा है, लेकिन ये सिंगल स्टेप में नहीं मिला। पहले मान लो यार ए से पहले गया हमें सी मिला, फिर सी से हमें मिला डी, और फिर डी से मिला बी। अब आपसे सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये रिएक्शन जो ए से बी बन रहा है, ए से बी फाइनल रिएक्शन तो ए से बी है, ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रहा है। यदि ये आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या बताओगे, बताओ यार देखकर कितने स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है। तो देखो यार फर्स्ट ए से रिएक्शन कहाँ गया, ए से कहाँ गया, सी पे गया, देन सी के बाद रिएक्शन कहाँ जा रहा है, डी पे जा रहा है, देन डी के बाद रिएक्शन क्या बना रहा है, बी बना रहा है। यदि हम इसको ऐड कर देंगे तो ओवरऑल रिएक्शन हमें क्या मिलेगा, ए गिव्स बी, क्योंकि सी से डी डी उड़ जाएगा, बच जाएगा ए बी, ओवरऑल रिएक्शन ए से बी।
लेकिन ये कितने स्टेप में हुआ तो मैं क्या बोलूंगा, 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, ए से सी, सी से डी, डी से बी। सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि इसमें कितने ट्रांजिशन स्टेट आपको दिखेंगे, कितने ट्रांजिशन स्टेट दिख रहे हैं, तो देख लो, एक तो ट्रांजिशन स्टेट ये, दूसरा ट्रांजिशन स्टेट ये, तीसरा ट्रांजिशन स्टेट ये, ट्रांजिशन स्टेट 1, 2 एंड 3। यानी यदि जितने स्टेप रिएक्शन होंगे उतने ही ट्रांजिशन स्टेट दिखने वाले हैं आपको। अब इसमें कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंस बने जैसे सी और डी, ये ऐसे सब्सटेंस है जो कि फाइनली रिएक्शन में हमें दिख नहीं रहा, ना रिएक्टेंट में था ना प्रोडक्ट में था सी और डी। तो इस सी और डी को हम लोग कह देते हैं इंटरमीडिएट, यानी जो बन तो रहे हैं रिएक्शन में लेकिन बनने के साथ साथ वो रिएक्शन एंड होने से पहले पूरी तरह से कंज्यूम हो जा रहे हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे सी और डी क्या है, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के स्टार्ट होने पे तो बनता है लेकिन रिएक्शन खत्म होने से पहले वो कंज्यूम भी हो जाता है, इसलिए इसका नाम दिया था इंटरमीडिएट। रिएक्शन के बीच में ये बनता है और जो भी तामझाम रहता है वो सब बीच में होता है, उसके बाद रिएक्शन खत्म होने के बाद इसका भी रोल खत्म हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ए सी और डी का नाम हो जाता है इंटरमीडिएट, लिख लेना। सी डी यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट है। क्लियर। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यदि मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अच्छा यदि मैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी की बात करूं तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर सेम होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका था, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर आर इक्वल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, तो देखो यार कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है ना, जैसे यदि हम इसी को देखें ए से बी बन रहा है तो ए से बी क्या एक स्टेप में बना, नहीं 3 स्टेप में बना, 1 2 3। तो इसमें क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अलग अलग स्टेप के लिए अलग अलग आता है। कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यदि 3 स्टेप में हो रहा है तो मॉलिक्यूलरिटी हर स्टेप का अपना अलग अलग होगा। और अब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो था, ए से बी इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्री स्टेप, मैं ऐसा बोल सकता हूं इस चीज को। और मॉलिक्यूलरिटी यदि मैं बोलूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए तो वो डिफाइंड नहीं है, वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही डिफाइंड होता है। और यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ए से बी था, इट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्री स्टेप्स, ए से सी से डी से बी, and molecularity of each step may be same or may be different, but molecularity of each step will be defined separately। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूलरिटी हम ए से बी के लिए कुछ कह सकते हैं, नहीं, यदि ए से बी के लिए मॉलिक्यूलरिटी पूछा जाए तो आप नहीं बता सकते हो, क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी आप नहीं बता सकते हो, हाँ, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्टेप्स दिया है तो आप बता सकते हो इस स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी ये, इस स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी ये, इस स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी ये। ठीक, तो मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं होता है। बट ऑर्डर के लिए मैं क्या बोलूंगा, ऑर्डर क्या बोल सकता हूं, क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर डिफाइंड होता है, यस, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज डिफाइंड एंड इट इज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू द स्लोएस्ट स्टेप। क्या बोला मैंने, ऑर्डर इज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू द स्लोएस्ट स्टेप। नोट करके यार इसे लिख लो, स्लोएस्ट स्टेप का मतलब क्या हो जाता है, स्लोएस्ट स्टेप। तो इसको यार मैं ग्राफ से समझ लेता हूं, स्लोएस्ट स्टेप का मतलब क्या है। तो स्लोएस्ट स्टेप, कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, कौन सा रिएक्शन स्लो होगा, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, हम एक्टिवेशन एनर्जी। देख रहे हो, अब तुम लोग बता दो, ये ए से यदि इसको सी बनाना है तो सी कब बनाएगा, जब तक ये ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच ना जाए। बताया था ना यार तुम लोगों को, जैसे ही ए ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच जाएगा उसी तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। मतलब रिएक्टेंट को आपको मिनिमम कितना एनर्जी देना है, इतना, इस एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर। यदि इतना एनर्जी बन के मिल गया तो ये तो सी अपने आप बना देगा। अगेन यदि सी को इतना एनर्जी मिल गया तो ये अपने आप डी बना देगा, और यदि डी को इतना एनर्जी मिल गया तो ये अपने आप भी बना देगा। Now my question to you is that which of these three will have the slowest rate? इस तीनों स्टेप में किस स्टेप का रेट स्लो होगा, स्लोवेस्ट स्टेप होगा, बता सकते हो क्या? ए से सी से डी, डी से बी, सबसे मतलब कि स्टेप स्लो कौन होगा? तो खुद से यार बहुत इजी हो चुका है। तुम लोग को यार एक कॉन्सेप्ट बताया था, जहां एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा वहां रिएक्शन स्लो, और जहां एक्टिवेशन एनर्जी कम वहां रिएक्शन फास्ट। बताया था ना ये चीज यार। तो यदि ये चीज याद है तो इस बेसिस पर तुम ही लोग बता दो कि कौन सा स्टेप सबसे स्लो होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा कहां है, यहाँ। यदि एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला स्टेप सबसे स्लो होगा। सबसे एक्टिवेशन एनर्जी कम कहां है, यहाँ। यदि एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम है तो ये स्टेप क्या हो जाएगा, सबसे फास्ट हो जाएगा।
समझ रहे हो ना। और ये वाला क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। तो जो ऑर्डर होता है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर बता तो सकते हैं, डिफाइन कर तो सकते हैं, बट इट इज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू द स्लोवेस्ट स्टेप। और स्लोवेस्ट स्टेप कैसे देखेंगे, यदि मान लो आपको ग्राफ दे दिया गया तो जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा वो स्लोवेस्ट होगा। तो इस चीज को नोट करके लिखना हो तो लिख लेना यार। मतलब यदि एक्टिवेशन एनर्जी हाईएस्ट है कहीं का, तो ऐसे में रेट क्या होगा, स्लोवेस्ट आ जाएगा। और यदि एक्टिवेशन एनर्जी लोवेस्ट है तो ऐसे केस में रेट क्या आ जाएगा, फास्टेस्ट आ जाएगा। ये 2 पॉइंट आपको यार नोट करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब ऑर्डर के लिए हम बात करें तो ऑर्डर हम लोग किस स्टेप के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं, जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसके रेस्पेक्ट में हम ऑर्डर बता सकते हैं। और वही ऑर्डर जो है उस ओवरऑल रिएक्शन का भी ऑर्डर कहलाएगा। तो फिलहाल यदि मैं इस रिएक्शन के लिए बात करूं, ए से सी, सी से डी, डी से बी, स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है, ए से सी से डी या डी से बी, किसको कहूंगा, इसको स्लोवेस्ट स्टेप। और ये सब क्या हो चुका, फास्ट, ये भी क्या हो चुका, फास्ट। तो ऑर्डर विल बी डिटरमाइंड विथ रेस्पेक्ट टू दिस फर्स्ट स्टेप ए टू सी, और दिस ऑर्डर विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन ए टू बी। यानी इस स्टेप के लिए जो ऑर्डर आया वही इस ओवरऑल रिएक्शन ए से बी के लिए भी ऑर्डर आएगा। समझ में आ रहा है। तो यार यही चीज आप लोग को हम सब सिखाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे नोट करके, ये तो चलो यार कोई काम का नहीं तो मिटा देता हूँ। तो 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, ये ऑलरेडी यार ये सब चीज़ ऑलरेडी तुम लोग को बता चुके हैं, ठीक है ना। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आई थी या फिर नहीं नोट किए तो फिर से कर लेना। ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज डिफाइंड and it is defined with respect to स्लोवेस्ट स्टेप। और स्लोवेस्ट स्टेप को एक स्पेशल नाम भी दिया था यार, याद होगा तुम लोगों को, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, याद है। याद तो होनी चाहिए यार आप लोगों को, RDS। तो यही स्टेप हमारा क्या होगा, इस एग्जाम्पल के लिए बात करूं तो यही हो गया हमारा RDS। चलो, तो यही मैकेनिज्म से इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लेकिन अभी हमारा काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। एक्चुअली अब आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर बता देना होता है। अच्छा, एक और चीज इंटरमीडिएट से रिलेटेड है। जब भी हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, मान लो यार हमारे पास कोई रिएक्शन ए से बी है, यदि रेट लॉ लिखते हैं एक्सप्रेशन, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में अभी तक हमने क्या देखा था, केवल रिएक्टेंट आता है, रिएक्टेंट का पावर में जो भी ऑर्डर होगा रिएक्शन का, यही आता है ना। लेकिन बहुत बार क्या होता है, आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट भी दिख जाता है। तो अब कैसे दिखता है, तो ये इसी चीज को हम लोग जानेंगे। और एक इंपॉर्टेंट करके आपको जो पॉइंट लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि पहले भी आपको बताया था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी भी इंटरमीडिएट अपीयर नहीं हो सकता है। यदि रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट दिख रहा है तो आपको उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसे वहां से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे, तो यार ये एग्जांपल के थ्रू अभी हम आप लोगों को समझाने वाले हैं, लेकिन पहले उसे नोट करके लिख लो यार कि इंटरमीडिएट never appears in rate law expression। रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी भी आपको इंटरमीडिएट नहीं दिखना चाहिए। यदि दिख गया तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग एक रिएक्शन के एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। आप लोग को अब इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं उसे पहले आप लोग नोट कर लो। अब देखो यार, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से समझते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा वो है राइटिंग रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब यार समझते हैं इसको। मान लो यार हमने कोई एक रिएक्शन लिया 2A + 3B it gives A2B3। ओके, ये रिएक्शन हमने एक एज्यूम कर लिया A2B3, ये एक रिएक्शन मान लिया मैंने। अब यहाँ पे ये ओवरऑल रिएक्शन है और ये रिएक्शन कैसा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये रिएक्शन मान लो यार 3 स्टेप में हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में A और B मिलकर AB बना दिया, फिर सेकेंड स्टेप में AB B के साथ मिला तो ये बना दिया AB2, और अब ये AB2 फर्दर A एंड B के साथ मिलकर A2B3 बना दिया। ठीक है,
अब इसमें से ये जो स्टेप दिया है ये फास्ट स्टेप है, ये ऐसा समझ, ये स्लो स्टेप मान लो, ये फास्ट स्टेप है और ये भी स्लो स्टेप है। ठीक है, ये स्लो है, ये फास्ट है, ये फास्ट है। आप लोगों को रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना और बताना है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे? चलो यार थोड़ा वीडियो पॉज करो, खुद से पहले कोशिश करो और रहने दो, मैं बता देता हूँ उसके बाद यार, ठीक है ना, क्योंकि पहला एग्जाम्पल मेरे से देख लो, उसके बाद आप लोगों को खुद से मैं एग्जाम्पल सॉल्व करने के दूंगा। चलो सबसे पहले हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन किसके रेस्पेक्ट में लिखा जाता है? तो रेट लॉ एक्सप्रेशन इज ऑलवेज रिटन विथ रेस्पेक्ट टू स्लोवेस्ट स्टेप। तो नोट करके इसको मैं लिख लो यार तुम लोग कि जब भी रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम लोग स्लोवेस्ट स्टेप को देखकर लिखेंगे। स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है, कौन सा दिख रहा है? फर्स्ट स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप है। इसका मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या क्या दिखेगा आपको? तो रेक्टेंट के टर्म्स में लिखा जाता है, रेक्टेंट ए एंड बी है तो ए एंड बी आएगा। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन हम तो लिख दिए, अब क्या यही हमारा फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा? तो बस आपको चेक करना है कि क्या आपके रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यदि दिख रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा, नहीं दिख रहा है तो वही हमारा फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा। अब बताओ यार, यहां पे इंटरमीडिएट कहीं दिखा क्या? इंटरमीडिएट किसको कहेंगे? ए बी एंड ए टू बी थ्री, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। इसके अलावा कुछ भी दिखे तो वो आपका इंटरमीडिएट हो जाएगा। तो मैं पूछ दूं कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या क्या बन रहा है, क्या बोलोगे? एक तो ए बी हो गया इंटरमीडिएट, क्योंकि हमको ओवरऑल रिएक्शन में ए बी कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ए बी हो गया इंटरमीडिएट। और बी तो चलो है, ए बी टू भी हमारा इंटरमीडिएट, क्यों? ओवरऑल रिएक्शन में ए बी टू भी कहीं नहीं दिख रहा है, बाकी ए बी ए टू बी थ्री ये सब तो दिख रहा है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट केवल दो ही है, एक तो ए बी है, दूसरा ए बी टू, ये दो इंटरमीडिएट है। तो इस तरह से यदि यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं दिख रहा है तो आपका काम वहीं पे खत्म हो गया और यही हो जाएगा फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन। और अब यदि पूछ दिया जाए कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा तो आप क्या आंसर दोगे? आंसर विल बी 2, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A1, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू P। अच्छा, ये सब जो स्टेप होता है ना, ये सब एलिमेंट्री स्टेप है। तो ऐसे में जो इसका मॉलिक्यूलरिटी है ना, वही इसका ऑर्डर भी बन जाएगा। तो इसलिए मत ऐसा सोचना कि यार यहाँ तो सर डायरेक्ट लिख के ऑर्डर भी चढ़ा दिए, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब एलिमेंट्री स्टेप है और ये स्टेप क्या था? कॉम्प्लेक्स स्टेप था, कॉम्प्लेक्स सेक्शन था। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन में हम एक थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, छोटा सा एक चेंज करते हैं। एक काम करता हूं, मैं इसको फास्ट बना देता हूं और इसको स्लो बना देता हूं। तो अब चलो यार थोड़ा देखना और समझना। अब देखो यार थोड़ा चेंज हो जाएगा कंडीशन। अब मैं फिर से बोलूंगा आप लोगों को रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने, अभी केवल आपको देखना है, अभी कुछ सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना? अभी बस देखना है। रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको लिखना है। रेट लॉ एक्सप्रेशन किस स्टेप के रेस्पेक्ट में लिखोगे? फास्ट, स्लो, फास्ट। अरे यार ये भी स्लो हो गया, ये कैसे हो सकता है यार? यहाँ स्लो करो, नहीं फास्ट करो। स्लोवेस्ट स्टेप को एक ही होगा ना, सबसे स्लो वाला स्टेप लेना है। थोड़ा भी 19-20 जो भी हो, तो जो सबसे स्लोवेस्ट होगा उसको अपने को लेना है। अब यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे? स्टेप 2। अब स्टेप 2 के रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे रेट लॉ का एक्सप्रेशन? तो रेट इक्वल टू के इंटू क्या दिख रहा है? रिएक्टेंट। इस स्टेप का रिएक्टेंट कौन है? ए बी एंड बी है ना, तो ए बी एंड बी यहाँ पे आएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन में, और दोनों का पावर 1 और बी का भी पावर 1। क्या दिस विल बी आवर फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन? बताओ यार, क्या ये हमारा फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए बी तो हमारा इंटरमीडिएट है और अभी मैंने बोला रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी भी इंटरमीडिएट अपीयर नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि नाउ वी विल हैव टू एलिमिनेट दिस इंटरमीडिएट। अब बात आती है यार ये एलिमिनेट इसको कैसे करा जाए? ठीक, तो ऐसे में याद रखना, जो फर्स्ट स्टेप फास्ट दिया था ना आपको, ऐसे में एक स्टेप आपको रिवर्सिबल दिया ही होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ये स्टेप आपको रिवर्सिबल दिया रहेगा, इसका कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हो सकता है, केसी हो सकता है, या फिर मान लो इसका स्टेप K1 K2 दिया हुआ है, ठीक है ना? ऐसा कुछ आपको दिया हुआ मिल जाएगा। तो मैंने मान लिया कि फॉरवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट K1 है, बैकवर्ड के लिए K2 है, और यदि हो सकता है ओवरऑल इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको केसी दे दे, ओवरऑल ही बना के दे दे, कोई दिक्कत नहीं यार। अब बात आती है ए बी को कैसे एलिमिनेट किया जाए। तो ए बी को हम लोग फर्स्ट स्टेप से क्या लिख सकते हैं? ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया, ये स्टेप 3 हो गया। तो फ्रॉम स्टेप 1 तुम लोग यार केवल ध्यान से देखना अभी, ठीक है ना? अभी कॉपी पेन बस लेकर बैठो, अभी नोट करने की जरूरत नहीं कुछ भी। स्टेप 1 से हम लोग के इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ना,
के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या होता है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। यार ये सब बताने की जरूरत है क्या, ऑलरेडी यार बताए हुए ना केमिकल इक्विलिब्रियम में कि यार जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना वो फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड होता है। यदि के इक्विलिब्रियम का वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया है तो ऐसे में फॉरवर्ड का जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बैकवर्ड का जो भी है उसको डिवाइड कर दो। तो K1 बाय K2 दिस इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना ए बी, नीचे रिएक्टेंट में क्या आ जाएगा ए एंड बी। हमको किसको एलिमिनेट करना था, इंटरमीडिएट को, तो इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी का कॉन्सेंट्रेशन यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ए एंड बी को इधर पहुंचा दो, K1 बाय K2 और इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब मैं क्या इस ए बी का कॉन्सेंट्रेशन को यहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, बता दो यार, बिल्कुल कर सकते हो। क्यों यार, ए बी का कॉन्सेंट्रेशन ही तो चाहिए था। जैसे ही पुट करेंगे देखो यार हमारे पास अब जो भी ए बी और K1 K2 है ये तो कांस्टेंट है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए और बी हमारा इंटरमीडिएट अब दिख रहा है क्या, नहीं, इंटरमीडिएट हो चुका गायब, और गायब हो गया तो काम अपना हो गया। तो चलो यार ए बी की जगह पे रख देते ये वाला वैल्यू, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा, K इंटू K1 अपॉन K2। ये सब का सब कांस्टेंट है, ये सारा का सारा लास्ट में मिलकर एक नया कांस्टेंट बना देगा, उसको जो भी से आप रिप्रेजेंट करना चाहो कर सकते हो। तो ये ए बी की जगह पे K1 बाय K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और फिर लास्ट में ये वाला बी अपने जगह पे रहेगा। इस पूरे कांस्टेंट को मैंने एक नया नाम दे दिया K डैश, और दिस इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर। सवाल ये भी आपसे पूछ दिया जाता है कि यार ये रिएक्शन है, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा। तो कुछ बच्चे हो सकता है भाई एक ऑप्शन आपको ऐसा भी लिखा हुआ दिखेगा K इंटू ए बी इंटू बी, ये भी आपको दिखेगा ही दिखेगा। इस रिएक्शन के रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, तुम लोग मार के आ जाओगे, ये हो जाएगा आपको गलत। क्यों, क्योंकि ए बी इंटरमीडिएट है और रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं दिखना चाहिए, तो इंटरमीडिएट को हमें हटाना पड़ेगा। फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए K डैश इंटू ए बी स्क्वायर। समझे। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा। तो अब ऑर्डर आप लोग स्लोवेस्ट स्टेप देखोगे, यार स्लोवेस्ट स्टेप तो यही है, इसमें तो यार मॉलिक्यूलरिटी 1 मॉलिक्यूलरिटी 1 और मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर तो सेम होता है क्योंकि ये तो एलिमेंट्री स्टेप है। तो ऐसे में मॉलिक्यूलर 1 1 2 तो ऑर्डर भी 2 हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि यार अगेन यहाँ पे ए बी इंटरमीडिएट है, आपको इंटरमीडिएट को पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसके बाद ऑर्डर आपको देखना पड़ेगा क्या आ रहा है। तो अब ऑर्डर क्या आ जाएगा, क्या बोला जा सकता है, 3। समझ में आ रहा है, देख लो यार यहाँ से ए का पावर 1 बी का पावर 2 यानी ऑर्डर क्या आ गया 3। तो इस तरह से आपसे गलती करवा सकता है, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। आप यार ये चीज जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को बताया है उसको आप लोग नोट कर लो। और देखिए बहुत बार हो सकता है कि यहाँ पे मान लो यार सिंगल एरो देख के आपको K1 K2 कुछ भी वैल्यू दे दिया जा सकता है। तो मान लो यार ऐसा भी सवाल में कहीं लिखा है सिंगल इक्विलिब्रियम K1, तो ऐसे में आप समझ जाना कि यार यहाँ पे इक्विलिब्रियम साइन के साथ इसका रेट कांस्टेंट K1 दिया है, तो बिना इक्विलिब्रियम का बिना रिवर्सिबल स्टेप हुए बिना आप एलिमिनेट कर ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे आपका रिवर्सिबल दिया ही होगा, नहीं दिया तो आपको फिर मान लेना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका K1 है एंड दिस विल बी इक्वल टू ए बी का कॉन्सेंट्रेशन और अपॉन में आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ये चीज क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया है तो आपको खुद से मान लेना है। क्लियर यहाँ तक। तो चलो यार अब हम लोग इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आप लोग यार नोट कर लो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगे आपको। देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, आप लोग यार खुद से पहले को सॉल्व करो, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन तो यार बन ही जाना चाहिए, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं चलने वाला है। क्वेश्चन क्या है, 2O3 से 3O2 एक रिएक्शन दिया है, ये 2 स्टेप में हो रहा है ये रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में O3 से O2 प्लस O बन रहा है, ये फर्स्ट स्टेप दिया है। ये रिवर्सिबल स्टेप K1 K2 कांस्टेंट है और सेकंड स्टेप में O प्लस O3 मिलकर O2 बना दे रहा है। इस स्टेप का कांस्टेंट है K3, ये रिएक्शन कांस्टेंट है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है। और ये स्टेप स्लो है, आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है और डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये चीज है। स्टार्ट खुद से हो जाए यार। सबसे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। रेट लॉ एक्सप्रेशन हम किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, विद रेस्पेक्ट टू द स्लोवेस्ट स्टेप। कौन है स्लोवेस्ट स्टेप, ये वाला। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट दैट इज K3, यहाँ पर रिएक्शन कांस्टेंट K3 आएगा और दिस इक्वल टू O इंटू O3। समझे, क्या यही हमारा फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा।
यस और नो? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे O जो दिख रहा है वो इंटरमीडिएट हो गया। कैसे पहचानेंगे इंटरमीडिएट? देखो ओवरऑल रिएक्शन ये था, क्या इसमें कहीं O दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब O को अब हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो चलो यार एलिमिनेट करने में लग जाओ तुम लोग। कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? K1/K2। क्लियर? K1/K2 फॉरवर्ड में बैकवर्ड, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर। ये देख यार, यदि यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट इसका होता ना तो फिर पावर में चढ़ा देते हैं। फिलहाल कोई कोफिशिएंट नहीं है इसलिए पावर में नहीं आ रहा, नहीं तो यहाँ पे पावर में चढ़ जाता वो सब। क्लियर? ये सब ध्यान रखना यार। O3 हमें क्या करना था? O को एलिमिनेट करना था। तो चलो यार O को यहाँ से निकाल लो। तो K1/K2 इनटू में O3 का कॉन्सेंट्रेशन और नीचे में O2 का कॉन्सेंट्रेशन। O आ गया, अब O को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, रेट लो एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। तो K3 इंटू K1/K2, यहाँ पे O3 का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे में O2 का कॉन्सेंट्रेशन और एक O3 यहाँ पे भी बचा हुआ है। अब देखो यार, हो सकता है कि रेट लो एक्सप्रेशन का ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होगा ये भी पूछा जा सकता था। तो यार ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल रेट कांस्टेंट यही है। तो इस तरह से यहाँ पे फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन जो आएगा वो K डैश इसको कह देते हैं। इस पूरे कांस्टेंट को हमने मिलाकर एक नया कांस्टेंट K डैश कह दिया और यहाँ पे आ जाएगा O3 का स्क्वायर और यहाँ नीचे आ जाएगा O2। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब यहाँ पे पूछ दिया जाए आपसे कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। अब देखिए ये फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन हो चुका है हमारा। इसमें कोई इंटरमीडिएट दिख रहा है क्या? नहीं, कोई इंटरमीडिएट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यही है हमारा फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन। अब पूछ दिया जाए ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ओजोन। अच्छा पहले ओवरऑल ऑर्डर बता दो। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ पे 1, लेकिन यार ये तो बाय में है, इसको ऊपर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। तो इसीलिए 2 - 1 दैट इज +1। ओवरऑल ऑर्डर इस रिएक्शन का +1 होगा। यदि पूछ दिया गया होता ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू O3 क्या बोलते हैं? 2। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू O2 तो -1 बोलते हैं। तो इतने सारे सवाल बन सकते हैं। तो इसीलिए यार मैं हर एक चीज यहाँ पे नहीं लिख रहा, बट इसके लिए लिख दे रहा। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू O3 2, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू O2 -1। और बताया था यार ऑर्डर क्या होता है? नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर फ्रैक्शन में भी नेगेटिव में भी आ रहा है। और फर्स्ट एग्जांपल है जहाँ ऑर्डर जो है नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो यार इस तरह से यार इस मैकेनिज्म पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने करवा दिया, अब आप लोगों में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, फिर उम्मीद है आप लोग को कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो यार इस पे एक और हम लोग छोटा सा टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, इसे ही आगे कंटिन्यू करके। आप लोग पहले यार इस चीज को नोट कर लो। नेक्स्ट देखो यार क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, मान लो यार हमारे पास कोई एक रिएक्शन दिया हुआ है 2A 3B इट गिव्स 4C। कोई एक रिएक्शन है, इसका कांस्टेंट K1 इधर K2 और इसका कांस्टेंट K3 दिया हुआ है। बहुत बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपसे पूछ दिया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ A क्या होगा, और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A क्या होगा, या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ B क्या होगा, या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ C क्या होगा। ये सब सवाल पूछे जाते हैं। मतलब आपसे पूछ दिया जाएगा dA/dt का वैल्यू क्या होगा। हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ B क्या होगा, दैट इज dB/dt का वैल्यू क्या होगा। हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए dC/dt का वैल्यू क्या होगा। कैसे अब ये चीज का कैलकुलेट करा जाएगा? तो देखो यार पहले भी ये चीज हम लोग जब स्टार्टिंग में पढ़े थे तो भी ये चीज देखे थे कैलकुलेट करना, लेकिन अब केस वैसा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा यार, जरा समझना क्यों। क्योंकि अब जैसे मैं मान लो B की बात करता हूँ सिंपली, तो B का यदि मैं रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछूं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B पूछूं, तो अब यहां पे देखो B क्या हो रहा है, एक तो A से B बन रहे हैं। पहले तो कुछ बना, किस रेट से बना वो अभी हम सीख लेंगे निकालना। फिर कुछ देर के बाद क्या देख रहे हैं, B C में भी जा रहा है। मतलब B पहले बना, फिर B कन्वर्ट हो रहा है C में भी, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B क्या हो गया, ओवरऑल कम हो गया ना। यदि यहां से बात करो बना, चलो यार बढ़ा, लेकिन फिर B से C हुआ तो कम हो गया। और एक और जगह से कम हो रहा है, और वो कहां से कम हो रहा है, B का फॉर्मेशन। तो देखो रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल है, तो ये B से A में वापस भी जा रहा है। मतलब ये हुआ, यदि मैं B की बात करूं तो B A से बना, उसके बाद दो तरह से कंज्यूम हो रहा है। कंज्यूम किस किस तरह से हो रहा है, एक तो B से A में जा रहा है, तो एक हो गया ये कंज्यूम होने का तरीका। फिर B से C में भी जा रहा है, ये भी एक हो गया तरीका कंज्यूम होने का। तो यदि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B पूछा जा रहा है, तो एग्जैक्ट इसका एक्सप्रेशन क्या होगा ये हमें अब नेक्स्ट बताना है। इसी तरह से यदि मैं dA/dt की बात करूं,
तो पहले जो बात क्या करते थे थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। क्यों? पहले ए तो कंज्यूम हुआ, ए कंज्यूम हो रहा है, ए से बी बन रहा है, लेकिन बी वापस K2 कांस्टेंट के साथ ए भी तो बना दे रहा है। तो अब मैं नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए की क्या एक्सप्रेशन लिखूंगा, ये अब इंपॉर्टेंट है। तो इसी चीज को अब हम लोग सीखना है। तो ऐसा क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में आ रहा है? पहले जो तरीका लगाते थे उसमें सिंगल स्टेप होता था, लेकिन अब क्या ये सिंगल स्टेप रिएक्शन रहा? नहीं, अब ये मल्टीपल स्टेप हो चुका है। मोर देन वन स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है, यानी एक साथ कंज्यूम भी हो रहा है, प्रोड्यूस भी हो रहा है, दो प्रोसेस एक साथ चल रहा है। तो ऐसे में नेट रेट ऑफ कंजम्पशन या नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कैसे लिखना है, इसी चीज को अब नेक्स्ट अपने को सीखना है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। आप लोग थोड़ा ध्यान से, क्योंकि यार यहाँ से सवाल आते हैं, आपको क्वेश्चंस भी आपको सीट में दिख जाएंगे बहुत सारे, ठीक है? तो चलो यार समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग DA/dt की बात करते हैं, ठीक है ना, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 2A से B जा रहा है, 3B बन रहा है, ये ऊपर का K1 है, ये K2। यदि मैं पूछूँ यहाँ पे, यदि मैं रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखूंगा रेट, तो -1/2 इंटू DA/dt लिखूंगा। अच्छा, ये सब आपको मान लेना है कि जो भी ईच स्टेप बन रहा है ए से बी या बी से, ये सब एलिमेंट्री है, बी से सी ये भी क्या एलिमेंट्री, ये सब आपको मान लेना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ रहा तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखा रहा तो आप खुद से एज्यूम कर लेना कि ईच स्टेप जो है वो एलिमेंट्री स्टेप है। तो -1/2 इंटू DA/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू K1 इंटू A स्क्वायर। समझ में आया? इसी तरह से यदि मैं यहाँ से -DA/dt लिखूंगा तो यहां से क्या मिलेगा यार हमको, 2 इंटू K1 इंटू A स्क्वायर। ये -1/2, ये याद है ना यार, हाँ, डिफरेंशियल फॉर्म। और ये हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन से, A का मॉलिक्यूलरिटी 2, तो ऑर्डर भी इसका 2 लिख देंगे। तो यहाँ से -DA/dt क्या वैल्यू क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ से A क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है या प्रोड्यूस फॉर्म हो रहा है, क्या बोलूँगा, कंज्यूम हो रहा है। -DA/dt A से B जा रहा है, कंज्यूम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे यदि मैं B के टर्म में लिखूं रेट लॉ को, तो क्या लिखूंगा, प्लस में 1/3 इंटू dB/dt एंड दिस इक्वल टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। B के टर्म में लिखेंगे तो 1/3, देखो यार ऐसा रेट इक्वल टू, यदि मैं लिखूं इस रिएक्शन के लिए 2A से 3B, तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को, रेट इक्वल टू K इंटू A का स्क्वायर। अब यहाँ पे यदि K1 लिखूं तो ठीक है, लेकिन यदि मैं K2 के रेस्पेक्ट में लिखना चाहूँगा तो फिर इधर से हो जाएगा। यदि K2 के रेस्पेक्ट में लिखना चाहूँ तो इधर से हो जाएगा, मतलब रिएक्शन हमारा ये बन जाएगा 3B से 2A, और इसके लिए कांस्टेंट आ जाएगा K2। और यदि इसके लिए रेट लिखना हो तो ये अब मेरा हो जाएगा K2 इंटू B का पावर 3। जिस चीज को थोड़ा समझना यार तुम लोग। और रेट के जगह पे हम लोग यदि B के टर्म में लिखना हो तो क्या लिखूंगा, या अच्छा B के टर्म में यदि रेट को लिखना हो तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को, -1/3 इंटू dB/dt। और यदि A के टर्म में रेट को लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, प्लस में 1/2 इंटू DA/dt। क्योंकि यहां से A फॉर्म हो रहा है इसलिए प्लस आएगा, B कंज्यूम हो रहा है इसलिए इसके साथ माइनस आएगा। और ये रेट किसके बराबर था, K2 इंटू B3। शायद नहीं दिख रहा हो तुम लोगों को, नहीं दिख रहा तो समझ जाना यार, K2 इंटू B3, ठीक है ना, K2 इंटू B3। इसी चीज को मैंने इसके इक्वेट कर दिया, इसके इक्वल, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे यदि मैं dB/dt की बात करूँ, dB/dt की बात करूँ तो dB/dt का वैल्यू क्या होगा, प्लस में है ना, तो इसको एक्चुअली क्या लिखना पड़ेगा, -3 इंटू K2 इंटू B का क्यूब। यहां से देख सकते हो यार, समझ में आ रहा dB/dt का वैल्यू किस तरह से लिखे। अब हमें नेट मतलब कि नेट लिखना है कि नेट क्या होगा, रेट ऑफ कंजम्पशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन का। तो नेट कैसे लिखेंगे और उस चीज को अब अपने को सीखना है। ये तो चीज आपको मैंने सिखा दिया कि यार ए कंज्यूम इस रेट से हो रहा है, बी फॉर्म इस रेट से होगा, लेकिन नेट कितना होगा ये कैसे हम बताएंगे। तो यार चलो यार इस चीज को मैं डायरेक्ट आप लोगों से सिखा देता हूँ एक स्टेप में कैसे लिखते हैं इस चीज को। तो पहले मैं बात करता हूँ ए के लिए, ठीक है, dA/dt की बात करता हूँ मैं। चलो यहाँ पे इस पे से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मैं रेट ऑफ कंजम्पशन ए जानना चाहता हूँ कि ए किस रेट से कंज्यूम हो रहा है, मैं इस चीज को जानना चाहता हूँ। तो देखो यार किस तरह से लिखेंगे, ए किस रेट से कंज्यूम हो रहा है, तो पहले कंज्यूम किस रेट से हो रहा है, रेट इक्वल टू क्या लिखूंगा, देखो 2 इंटू K1 इंटू A स्क्वायर से कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इंटू K1 इंटू A स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे ए इस रेट से तो कंज्यूम हुआ, लेकिन ए बन भी तो रहा है, फॉर्म भी तो हो रहा है। तो मैं नेक्स्ट ये जानना चाहता हूं कि ए किस रेट से फॉर्म हो रहा है।
तो किस रेट से फॉर्म हो रहा है वो ये मैं कैसे बताऊंगा? तो फिर आपको कौन सा रिएक्शन देखना पड़ेगा? ये वाला रिएक्शन देखना पड़ेगा, 3b से 2a। तो एक काम करता हूं, मैं इस रिएक्शन को, ये जो ओवरऑल रिएक्शन था ना, इसको स्प्लिट कर देता हूं 3 पार्ट में, ठीक है ना। उसके बाद तुम लोग को यार आसानी से समझ में आ जाएगा। यहीं पे मैं स्प्लिट कर देता हूं, ये रिएक्शन को मैं स्प्लिट कर देता हूं। पहले 2a से 3b गया, रेट कांस्टेंट K1। इसी को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 3b से 2a जा रहा है विथ रेट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, और फिर 3b से 4c जा रहा है विथ कांस्टेंट K3। ये एक्चुअली 3 रिएक्शन, किस तरह से 3 रिएक्शन है समझ में आया? अब देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन ये सब मैं डायरेक्ट लिखूंगा ना, तो अब तुम लोग कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सोचना, ठीक है ना। इसलिए मेरे साथ बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। तो -dA/dt का वैल्यू जानना चाह रहे थे, तो -dA/dt, तो देखो दिमाग में किस तरह से सोचना, ये चीज़ थोड़ा समझना। इसके लिए -1/2 dA/dt लिखेंगे। ये यहाँ पे आ जाओ ना, स्प्लिट कर दिया ना यहाँ पे। इसके लिए क्या लिखूंगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन -1/2 dA/dt दिस इक्वल टू k इंटू a का स्क्वायर, k की जगह पे K1 इंटू a का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 1/2 को मैं भेज दूंगा राइट साइड, जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया 1/2 dA/dt इक्वल टू K1 इंटू a स्क्वायर। यहाँ से dA/dt माइनस dA/dt का वैल्यू क्या हो गया? 2 इंटू K1 का स्क्वायर, और हमें माइनस dA/dt का वैल्यू चाहिए था, तो प्लस में रहा 2K1 इंटू a स्क्वायर। लेकिन इसके अलावा भी यदि कहीं dA/dt आ रहा है तो लिखो यार उसको। तो यहाँ पे भी a पेयर हो रहा है स्टेप बी में, यदि स्टेप बी में भी a आ रहा है तो यहाँ से भी क्या लिखेंगे हम लोग, बता दो यार। यहाँ से +1/2 dA/dt इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब ये तो क्या डिफरेंशियल, तो dA/dt बोलते हैं ना, इसको डिफरेंशियल फॉर्म कहा जाता है रेट लॉ का। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। और रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम लोग क्या लिखेंगे इसका रेट ऑफ रिएक्शन? तो k, कौन सा k? K2 इंटू, हमेशा रेट लॉ एक्सप्रेशन जो लिखा जाता है वो रेक्टेंट के टर्म में लिखा जाता है। बाय द वे यदि इंटरमीडिएट आ गया तो उस इंटरमीडिएट को हटा देते हैं, लेकिन हमें लिखना किसका होता है, किसके रेस्पेक्ट में होता है? रिएक्टेंट के टर्म में। तो यहाँ पे K2 इंटू क्या आ जाएगा? b का पावर q। ये कैसे लिखे समझ में आया? इसके रेस्पेक्ट में हमें लिखना है ना रेट लॉ एक्सप्रेशन, और रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट आता है, रिएक्टेंट क्या है? b, तो b, और मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर सेम हो जाएगा। क्यों? ये सब जो इंडिविजुअल स्टेप है ये एलिमेंट्री मानना है अपने को, इसलिए। तो यहाँ से 1/2 dA/dt का वैल्यू आ गया, तो dA/dt का वैल्यू क्या आ जाएगा? dA/dt का वैल्यू क्या आ गया? 2 इंटू K2 इंटू b का पावर 3। हमें यहाँ पे क्या लिखना? माइनस dA/dt का वैल्यू लिखना है ना। तो माइनस dA/dt का वैल्यू क्या होगा? +2K2b³ या फिर माइनस में 2K2b³। तो यहाँ पे हमें माइनस dA/dt का, तो माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये वैल्यू जो हो जाएगा -2K2 इंटू b³। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो dA/dt है माइनस dA/dt है, इसमें दो एक्सप्रेशन का ये समेशन होगा, 2 टर्म आएगा। 2 टर्म क्यों आया? क्योंकि a 2 जगह इन्वॉल्व है, एक तो फर्स्ट स्टेप में भी इन्वॉल्व है, सेकंड स्टेप में भी इन्वॉल्व है। फर्स्ट स्टेप में a कंज्यूम हो रहा है और सेकंड स्टेप में a फॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ a बोला गया है माइनस ऑफ dA/dt, इसलिए इस वाले को प्लस में ले लेंगे और इस वाले को माइनस में ले लेंगे। यदि dV/dt लिखूंगा कहीं, dV/dt का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो बताओ यार कितने टर्म्स आएंगे, ये पहले मुझे तुम लोग बताओ। तो dV/dt, तो जहां जहां b इन्वॉल्व होगा, जिस स्टेप में b इन्वॉल्व होगा उतने सारे टर्म्स आएंगे। तो एक तो b यहाँ पे इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी है। इसका मतलब जब dV/dt निकालेंगे तो उसके लिए 3 टर्म आएंगे। कैसे आएंगे यार, ये तुम लोग खुद से कोशिश करना, मैं मिटाकर फिर से dV/dt का वैल्यू समझा देता। चलो dV/dt, तो देखो सबसे पहला dV/dt फर्स्ट स्टेप से क्या आ जाएगा? तो फर्स्ट स्टेप के लिए देखो यार मैं रफ वर्क यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। जगह इधर हो सकता है भर जाए, थोड़ा नीचे में कर देता हूँ। dV/dt देखो फर्स्ट स्टेप से यदि मैं लिखूँ तो +1/3 dV/dt इक्वल टू क्या आएगा? तो रेट कांस्टेंट क्या? K1 इंटू a का स्क्वायर। समझ में आ रहा? हमें dV/dt प्लस dV/dt का वैल्यू मान लो निकालना है, मान लो हमें प्लस dV/dt का वैल्यू निकालना है। तो प्लस dV/dt का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा तो 3 को इधर भेज दो, 3K1 इंटू b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर। यहाँ a क्यों आ रहा समझ रहे हो ना? क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो है रिएक्टेंट आता है, और रिएक्टेंट क्या a और मॉलिक्यूलरिटी की ऑर्डर हो जाएगा, इसलिए k स्क्वायर। अभी तो यहाँ से dV/dt आया, मतलब यहाँ से रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ b पूछा गया था ना, तो यहाँ से बढ़ा, इसलिए प्लस साइन के साथ। यहाँ पे b क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है ना। तो अब देखो हम पूछ रहे हैं प्रोडक्शन और यहाँ हो रहा है कंज्यूम सेकंड स्टेप में, तो इसलिए अब माइनस साइन के साथ आएगा।
इस चीज़ को देख भी सकते हो। देखो यार कैसे, सेकंड स्टेप के लिए मैं रेट क्या लिखूंगा, -1/3 इंटू dv/dt दिस इक्वल टू के, कौन सा कॉन्स्टेंट है, k2 आएगा, इंटू बी का पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमें तो dv/dt का वैल्यू चाहिए, ये तो -1/3 dv/dt है। तो एक काम करो, इसको 3 को यहाँ पे पहुँचाओ, लेकिन माइनस हमें तो प्लस dv/dt चाहिए, तो एक माइनस इधर लगा दो, और माइनस माइनस दोनों साइड लगाओगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस dv/dt का वैल्यू क्या आ गया, -3 इंटू k2 इंटू बी का पावर 3। समझ में आया। तो अभी दूसरा टर्म फिर से बी एक बार और कंज्यूम हो रहा है, तो उसके लिए भी यार लिख लो। तो उसके लिए क्या लिखेंगे यार, देखो थर्ड स्टेप के लिए 3b, तो अगेन -1/3 dv/dt दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, k3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर 3। और वही चीज़ फिर से यहाँ से 3 को पहले भेजो, यहाँ पे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -3, ये माइनस एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 इंटू k3 इंटू बी का क्यूब हो जाएगा। अब क्या और कोई स्टेप बचा है, नहीं, अब सारा स्टेप हो चुका है। तो इस तरह से dv/dt का जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी बोला गया, इससे एक आइडिया मिल गया कि यार फर्स्ट स्टेप से तो प्रोड्यूस हुआ, फॉर्म हो रहा है, सेकंड और थर्ड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, तो ओवरऑल रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा dv/dt का, वो ये हो जाएगा। समझ रहे हो, ये नेट की बात हम लोग कर रहे हैं। अब थर्ड है dc/dt का वैल्यू मान लो निकालना, प्लस dc/dt का वैल्यू निकालना है। तो dc/dt कहाँ दिख रहा है, कितने स्टेप में इन्वॉल्व है, केवल थर्ड स्टेप में इन्वॉल्व है। थर्ड स्टेप में इन्वॉल्व है तो c के टर्म में क्या लिखेंगे, 1/4 dc, इसके लिए देखो यहाँ पे रफ वर्क कर देता हूँ मैं, इसके लिए 1+1/4 dc/dt एंड दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, k3 इंटू बी का पावर 3। हमें तो dc/dt का वैल्यू चाहिए, तो 4 को हटा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस ही चाहिए था तो प्लस तो ऑलरेडी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू k3 इंटू बी का पावर। और कोई एक्सप्रेशन आएगा क्या इसमें, कोई टर्म आएगा, नहीं, कोई टर्म नहीं आएगा। तो इस तरह से ये हमारा हो गया dA/dt का एक्सप्रेशन, यहाँ पे लिख दिया माइनस dA/dt का एक्सप्रेशन, dV/dt का एक्सप्रेशन ये वाला हो जाएगा, और dC/dt का एक्सप्रेशन ये वाला हो जाएगा। तो कैसे लिखना है यार समझ लो, जब भी कोई रिवर्सिबल स्टेप हो तो उसको आप स्प्लिट कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, उसके बाद जितने भी स्टेप में, जैसे मान लो dA/dt निकालना, तो एक कितने स्टेप्स में आ रहे हैं, 2 स्टेप्स में, तो 2 वहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा, 2 टर्म आएगा। b का निकालना तो देखना है b कितने स्टेप में आ रहे हैं, उतने टर्म आएंगे। प्लस माइनस का थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे, यदि प्लस dA/dt निकालने बोला जा रहा है तो हम प्लस dA/dt सब जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी एक्सप्रेशन है, सबका प्लस वाले निकाल के उसमें सब प्लस या माइनस जो भी आएगा करते जाएंगे, हमारा फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो भी रेट ऑफ चेंज का। समझ में आया। तो चलो यार ये तो मैंने बना दिया, अब एक क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं, उसके बाद यार ये टॉपिक अपना समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो चलो यार नोट कर लो जिनका नोट नहीं हुआ अभी। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको यार ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। आप जो स्टेप्स पहले बताए, जो स्टेप्स आपको समझाया, उसी स्टेप से इसको भी करना, कुछ नया नहीं करना है। क्वेश्चन क्या है देख लो यार, 2a से b बन रहा है, फॉरवर्ड k1, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है k2, और b से, अब देखो यार b से यहाँ पे 3 साइड रिएक्शन चल रहा है, ये सब साइड रिएक्शन कहलाता है। मतलब b से c भी बन रहा है, b से d भी बन रहा है, b से e भी बन रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे b कंज्यूम भी हो रहा है, b c में जा रहा है कंज्यूम हो रहा है, b d में जा रहा है कंज्यूम हो रहा है, b e में जा रहा है कंज्यूम हो रहा है, और b a में भी जा रहा है तो वहां से भी कंज्यूम हो रहा है। और b बन रहा है किस तरह से, ओनली एक स्टेप से, a से b, बस बन इसी तरह से रहा है, बाकी कंज्यूम हो रहा है 4 तरीके से। क्लियर। तो अब आपको माइनस dA/dt, प्लस dV/dt, dC/dt, dd/dt, de/dt, ये 5 वैल्यू आपको बताना है। स्टार्ट कहाँ से करा जाए? तो सबसे पहले यार स्टार्ट एक काम करता हूँ मैं, फर्स्ट रिएक्शन जो था ना 2a से b, इसको मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। 2a से b रेट कांस्टेंट k1, और फिर b से यदि मैं देखूँ तो b से k2 के हिसाब से ये 2a बना दिया। बैकवर्ड लिखूंगा तो यही लिखूंगा ना, b से 2a जा रहा है विथ रेट कांस्टेंट k2, और फिर b से c, c से d, ये k3, ये k4, और यहाँ पे b से जा रहा है e, और ये रेट कांस्टेंट k5। अच्छा, यहाँ पे c जो बन रहा है वो 2c बन रहा है, d बन रहा है वो 3d, और e जो बन रहा है वो ओनली e बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस dA/dt का वैल्यू हमें निकालना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। माइनस dA/dt, तो dA/dt का वैल्यू कितना है? फर्स्ट स्टेप में यदि dA/dt देखें तो आएगा क्या, फर्स्ट स्टेप को मैं देखो
एक यहाँ इन्वॉल्व है, एक और यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो दो दो टर्म यहाँ पे आएगा डी ए बाई डी टी में। तो माइनस डी ए बाई डी टी क्या लिखूँगा, तो फर्स्ट स्टेप से -1/2 डी ए बाई डी टी इक्वल टू K1 इंटू ए का स्क्वायर। सेकेंड, और यहाँ से एक और चीज़ भी लिख सकता हूँ, प्लस डी बी बाई डी टी भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमें तो माइनस डी ए बाई डी टी चाहिए, तो अभी डी बी बाई डी टी से मतलब है नहीं, जब डी बी बाई डी टी निकालेंगे तब ये वाला ज़रूरत पड़ेगा, फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ से भी यदि मैं देखूँ तो माइनस डी बी बाई डी टी, ये सब कौन सा फॉर्म कहलाता है, डिफरेंशियल फॉर्म, बताए थे ना डिफरेंशियल फॉर्म डी बाई डी वाला। और दिस इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 इंटू डी ए बाई डी टी, प्लस आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है, एंड दिस इक्वल टू K2 इंटू बी। ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना, पावर 1, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन उसमें ऑलवेज रिएक्टेंट ही आएगा, उसमें प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो हमें तो डी ए बाई डी टी से मतलब है, तो डी ए बाई डी टी ये हो गया, और माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू चाहिए होगा, तो माइनस डी ए बाई डी टी के लिए फिर यहाँ पर माइनस भी लगाना पड़ेगा। ठीक, बाकी तो यार कहीं भी ए नहीं आ रहा है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। माइनस डी ए बाई डी टी, फर्स्ट स्टेप से माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 को इधर भेज दो, 2K1 इंटू ए स्क्वायर, और कुछ आएगा क्या, और कुछ नहीं आएगा, तो 2 इंटू K1 ए स्क्वायर। और बताओ सेकेंड स्टेप से डी ए बाई डी टी का वैल्यू क्या आएगा, तो डी ए बाई डी टी का वैल्यू 2 इंटू K2 इंटू बी आएगा, लेकिन प्लस डी ए बाई डी टी का वैल्यू आएगा, हमें चाहिए माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू, तो डी ए बाई डी टी माइनस का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -2 इंटू K2 इंटू बी। समझना, मतलब यहाँ पे डी ए बाई डी टी का वैल्यू निकाले, यहाँ पे भी डी ए बाई डी टी वैल्यू, नेट क्या हो रहा है माइनस डी ए, नेट रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए बताना है, तो नेट, तो यहाँ पे तो कंज्यूम हुआ लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया ए, और हमें बताना था रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, तो इसलिए हमने क्या किया, पहले कंजम्पशन का रेट देखे, प्लस में K1 ए स्क्वायर, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे -2 को इधर 2K2 इंटू बी से प्रोड्यूस हो रहा है, तो माइनस जब लगा देंगे तो ये भी रेट ऑफ कंजम्पशन में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से, मतलब वो तो कॉन्सेप्ट के लिए प्लस माइनस बता रहे, बाकी आपको तरीका देखना है, तो बस माइनस डी ए बाई डी टी का जिस एक्सप्रेशन में, जिस रिएक्शन में आपको दिख रहा है, वहाँ से माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू उठा के विथ साइन पुट कर देना, विथ साइन, बस यही करना है आपको। अब बात आती है डी बी बाई डी टी का वैल्यू कितना होगा, और आपको प्लस डी बी बाई डी टी का वैल्यू निकालना है। अब देखो यार, न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो यार, ये डी ए बाई डी टी का न्यूमेरिकल वैल्यू जब निकालेंगे एक्सैक्ट वैल्यू, तो मान लो यार ये वैल्यू प्लस में आ जा रहा है, यदि ये वैल्यू प्लस में आ गया इसका मतलब डी ए बाई डी टी माइनस में, मतलब कंज्यूम हो रहा है। मान लो माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू, ये वाला वैल्यू निगेटिव में आ गया, इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब ये समझेंगे कि यदि ये वाला वैल्यू निगेटिव में आ गया, इसका मतलब ये समझेंगे कि डी ए बाई डी टी पॉजिटिव हो गया, मतलब एक फॉर्म हो रहा है, समझ रहे हो ये चीज़ ना। तो डी बी बाई डी टी का वैल्यू हमें जानना है, डी बी बाई डी टी का वैल्यू क्या होगा, तो बी कहाँ इन्वॉल्व है, एक तो फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व है, तो फर्स्ट स्टेप से डी बी बाई डी टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, K1 इंटू ए स्क्वायर। अब देखो हमें प्लस डी बी बाई डी टी का वैल्यू निकालना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए डी बी बाई डी टी का यहाँ पे लिखूंगा K1 इंटू ए स्क्वायर। और बी कहाँ इन्वॉल्व है, इस वाले स्टेप में भी बी इन्वॉल्व है, यहाँ से माइनस डी बी बाई डी टी का वैल्यू कितना आ रहा है, K2 इंटू बी, और हमें चाहिए प्लस डी बी बाई डी टी, तो प्लस लाने के लिए यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे -K2 इंटू बी। समझ रहे हो, क्या काम खत्म हो गया हमारा, हाँ नहीं अभी काम नहीं खत्म हुआ, बी यहाँ पे भी तो है, यहाँ से तो बी क्या हुआ था, फॉर्म हुआ था, यहाँ पे बी क्या हुआ, कंज्यूम हुआ, और यहाँ तीनों जगह कंज्यूम हो रहा है, तो इसलिए तीनों जगह माइनस आएगा, क्यों, प्लस डी बी बाई डी टी पूछा गया है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी पूछा गया, किस रेट से बी बन रहा है, तो यहाँ तो चलो बन रहा था तो इसलिए प्लस आया, यहाँ पे कंज्यूम हो रहा था इसलिए माइनस, ये भी तो कंज्यूम हो रहा था, ये भी माइनस ही आएगा। अब किस रेट से हो रहा है ये बता देते हैं, तो यहाँ पे भी जब लिखेंगे तो डी बी बाई डी टी, तो डी बी बाई डी टी इसके लिए भी क्या आ जाएगा, K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर 1 ही आ जाएगा। डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो डी बी बाई डी टी, और रेट लॉ एक्सप्रेशन से लिखेंगे तो K3 इंटू बी का पावर 1, मतलब, और ये भी ये प्लस डी बी बाई डी टी आया, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा डी बी बाई डी टी ना, और हमें प्लस डी बी बाई डी टी चाहिए, तो इसलिए -K3 इंटू बी करना पड़ेगा। समझ में आया। इसी तरह से फिर यहाँ से भी आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस डी बी बाई डी टी अगेन इक्वल टू K4 इंटू बी का पावर 1, मतलब यहाँ से जाएगा K4 इंटू बी का पावर, और यहाँ से क्या हो जाएगा -K5 इंटू, अब देखो यार ये सब चीज़ आप खुद से कर लेना किस तरह से ये सब चीज़ लिख रहे हैं, तो इस तरह से डी बी बाई डी टी और कहीं आ रहा है नहीं, यही 5 टर्म में आ रहा है, 1 2 3 4 5 सब पार्ट में आ रहा था, इसलिए हमारा फाइनल जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी हो जाएगा वो ये हो जाएगा।
तो डायरेक्ट आपसे सवाल देकर ऐसा पूछा जाता है, इसलिए मैं ये सब बता दे रहा हूँ। इसके बाद अभी 3 पार्ट और बचा हुआ है, dc/dt, dd/dt एंड de/dt। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि हमें जब dc/dt बताना होगा तो हम ये देखेंगे कि कितने रिएक्शन में C अपीयर हो रहा है। तो C कहाँ कहाँ है? एक तो यहाँ है, बस बहुत आसान हो गया। मान लो यार हमें dc/dt निकालना है, तो dc/dt कैसे निकालेंगे? तो इस वाले रिएक्शन के लिए dc/dt क्या लिखेंगे बताओ यार? प्लस में 1/2 dc/dt, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन से रेट लिखो b का पावर 1। तो dc/dt कितना हो गया? तो 2 इंटू K3 इंटू बी, काम खत्म। 2 इंटू K3 इंटू बी हो गया, और तो कहीं सी है ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं रहा। इसी तरह से यदि dd/dt पूछा गया तो कितना हो जाएगा आंसर? dd/dt, तो अगेन यहाँ 1/3 dd/dt आएगा, दिस इक्वल टू K4 इंटू बी का पावर 1। हमें d इंटू d/dt का वैल्यू चाहिए, तो dd/dt का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 इंटू K4 इंटू बी का पावर 1। और लास्ट de/dt का वैल्यू क्या होगा यार? बता दो यार। तो e में यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा ये de/dt इक्वल टू K5 इंटू बी का पावर, मतलब यहाँ आ जाएगा 1 ही रह जाएगा ना, e का पावर सो कोफिशिएंट 1 है, तो K5 इंटू बी का पावर 1 हो गया। हमें 5 वैल्यू पूछा गया था, 5 आ गया निकल कर। तो इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। और देखो यार ये इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि यहाँ पे बी एक तरफ से बन रहा तो कहीं कंज्यूम भी हो रहा है, तो नेट उसका फॉर्मेशन का या नेट उसका कंजम्पशन का रेट क्या है, तो इसके लिए हमको इतना तामझाम करना पड़ा। अदरवाइज यार हमारे लिए तो बहुत सिंपल था ना, इससे पहले भी यार ये सब तो निकाले ही थे एक्सप्रेशन, जब स्टार्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे तब। ठीक, तो यही था यार केमिकल काइनेटिक्स। यदि मैं जेईई और नीट की बात करूँ तो अपने लिए खुशखबरी है क्योंकि जेईई और नीट के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस हो गया कंप्लीट। ठीक है ना, कुछ भी अपना बचता नहीं है, सारा का सारा पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। हाँ, एडवांस के लिए मैं बात करूँ तो कुछ पॉइंट्स बचे हुए जैसे पैरेलल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन, इसके अलावा एक स्टेडी स्टेट रेट मैकेनिज्म भी है जो कि मैंने नहीं बताया क्योंकि वो एडवांस लेवल पे था, इसलिए मैं सोचा कि उसको एक अलग लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से अपना यार केमिकल काइनेटिक्स यहाँ बड़ा मतलब समाप्त हो जाता है जेईई नीट लेवल पे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए खुशी की बात है। ठीक है, और एक दो लेक्चर और लगेगा तो अपना एडवांस लेवल पे भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यार अब यहीं पर लेक्चर को समाप्त किया जाता है। ये लेक्चर भी यार काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अब हम आपसे विदा चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।